डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च मैथोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ है जो आपको क्लास वाइज प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज पार्ट फर्स्ट आपकी क्लास का 100 क्वेश्चंस का, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस टोटल सोल्व करवाए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो PYQ पेपर से लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके जो आने वाली एग्ज़ाम्स हैं उसमें काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा सिलेबस मैंने कवर किया है। यहाँ पे हर टॉपिक से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और वो आपके इसमें सीरीज़ में आपके इंक्लूड किए गए हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और सिनॉप्सिस की क्लास आपको शाम तक या फिर 10 नवंबर तक आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसमें हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में देखेंगे और इंग्लिश वाले स्टूडेंट अपना पेपर इंग्लिश में देखेंगे क्वेश्चंस को। और वीडियो को पॉज करके भी आप अपने क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और आंसर खुद से देने की कोशिश करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी क्वेश्चन में आंसर गलत बताया जाता है, तो आप मेरे को वो चीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इतने नंबर क्वेश्चन है, इसमें आंसर ये आएगा, या फिर डाउट भी है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेथड इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपकी जो पुस्तक है मेथड इन सोशल रिसर्च, इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है यहाँ पे, गुड और हेट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखिए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैंने इंक्लूड की है। जिन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन की नीड है वो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे शामिल की है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, गुड और होल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें स्पष्टीकरण में आप देखिए कि मेथड इन सोशल रिसर्च पुस्तक नामक जो पुस्तक थी, इसका जो हुआ था नामक पुस्तक जो आई थी 1 दिसंबर 1952 को गुड और हेट द्वारा लिखी गई थी, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से छात्रों को ज्ञान के साथ साथ प्रतिक्रिया कौशल जो है, ठीक है, स्टूडेंट में क्या इम्प्रूव करना है, नॉलेज आपका इम्प्रूव करना है, रेस्पॉन्स जो नॉलेज होती है, ठीक है, प्रतिक्रिया कौशल में सुधार करना है। ठीक है, अगर क्लास में कोई बच्चा क्लास ले रहा है तो वहाँ से उस क्लास की जो प्रतिक्रिया आएगी, बच्चे बताएंगे कि आपने जो कॉन्सेप्ट सर हमें समझाया है, मैम हमें समझाया है, वो हमारे कितने समझ में आया है। और या फिर अगर आपके डाउट्स हैं तो क्लास में आप वो डाउट्स पूछेंगे। तो ये किस पुस्तक के द्वारा बताया गया है? मेथड इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक है। इसमें प्रतिक्रिया कौशल को इम्प्रूव करने की बात कही गई थी। ये 1 दिसंबर 1952 में किसके द्वारा लाई गई थी? गुड और हेट द्वारा लिखी गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे देखो पूछा गया है कि सहसंबंध विश्लेषण का प्रमुख गुण क्या है। क्या पूछा गया है? जो कोरिलेशन एनालिसिस है, इसका मेजर जो एट्रीब्यूट है वो क्या है? चरों के बीच संबंध बताना, चरों के बीच अंतर बताना, या फिर चरों के बीच प्रतिगमन करना, या फिर चरों के बीच भिन्नता बताना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इस चरों के बीच में जो संबंध होता है, कोरिलेशन एक्चुअल में क्या करता है? कोरिलेशन जो एनालाइसिस होता है, ये जो अलग अलग चर होते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, उस संबंध को बताने के लिए हमें क्या करते हैं? वेरिएबल्स हैं उनकी कैलकुलेशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे कि इसका करेक्ट आंसर आपको मैंने बता दिया कि चरों के बीच संबंध के लिए क्या किया जाता है? सहसंबंध की गणना की जाती है। इसमें स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से सहसंबंध विश्लेषण एक या अधिक मात्रात्मक स्वतंत्र चर, जो मात्रात्मक होते हैं, क्वालिटेटिव जो होते हैं स्वतंत्र चर, और या एक या अधिक मात्रात्मक निर्भर चर के बीच संबंध खोजने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस वैचारिक ढांचे का नाम क्या है जिसमें अनुसंधान किया जाता है। तो कौन सा ढांचा फ्रेमवर्क है जिसमें रह के एक रिसर्च
को कैरीड आउट किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है। उसमें अनुसंधान परिकल्पना होगी, अनुसंधान सारांश होगा, अनुसंधान प्रतिमान होगा या फिर अनुसंधान डिजाइन होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुसंधान डिजाइन, रिसर्च डिजाइन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी रिसर्च करना चाहते हैं, किसी टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, उसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रिसर्च डिजाइन करते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं। अगर जैसे हम क्लास में जाते हैं तो क्लास की जो पाठ्य योजना तैयार करते हैं, उसी प्रकार से रिसर्च करते हैं तो एक रिसर्च योजना, ठीक है, क्या करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं, जिसमें आप जो रिसर्च करना चाहते हो उसके बारे में उसमें इंक्लूड करते हो, सारी चीज़ों पहले आप उनको शामिल करते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको रिसर्च किस टॉपिक पे करना है, वो टॉपिक देखते हो, इस टॉपिक पे क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके बारे में सेलेक्ट करते हो, फिर आप डाटा देखते हो कि डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, डाटा के लिए आपके सोर्सेज क्या रहने वाले हैं, प्राइमरी सोर्स लोगे या फिर सेकेंडरी सोर्स लोगे। फिर आप देखोगे कि हमें जो सोर्स लेने हैं, प्राइमरी लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं, सेकेंडरी लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं, क्या हमें न्यूज़पेपर से लेने हैं या फिर पुराने जो पेपर्स हैं वहाँ से लेने हैं या फिर खुद जाके फील्ड वर्क करना है। फिर आपका डाटा कलेक्ट होने के बाद में हम डाटा को एनालिसिस करेंगे, डाटा को एनालिसिस करने के बाद में उसकी रूपरेखा वगैरह बनाएंगे, फिर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। तो ये सारी रूपरेखा किस में की जाती है, अनुसंधान डिज़ाइन में की जाती है। लिटरेचर रिव्यू करते हैं ना, तो लिटरेचर रिव्यू भी क्या होता है, एक अनुसंधान करने की जो प्रक्रिया है उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे हम स्टेप्स पढ़ते हैं ना कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ डाटा करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, अनुसंधान का फ्रेमवर्क जो होता है, वैचारिक ढांचे का नाम है, वो है आपका अनुसंधान डिज़ाइन। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हो इस क्लास की तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम के लिए आपको क्या है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक ऐड की हुई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मेरे द्वारा जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF या PPT फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट आपका बनता है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और PhD के जो कैंडिडेट है वही वहाँ पर ज्वाइन है। वहाँ पर क्लासों के बारे में डिस्कस होता है, टॉपिक्स के बारे में डिस्कस होता है, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी के वहाँ पर कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं जो रिसर्च स्कॉलर भी और अभी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं PhD के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। तो आप वहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अलग अलग स्टेट्स के वहाँ पे कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। और PDF के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वहाँ पे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर देना कि हमें PDF की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखना 3 नंबर क्वेश्चन का। अनुसंधान डिज़ाइन स्पष्टीकरण है कि एक वैचारिक ढांचे को एक शोध डिज़ाइन के रूप में समझा जा सकता है जिसकी आपको शोध से पहले आवश्यकता होती है। शोध से पहले आवश्यकता होती है वो रिसर्च डिज़ाइन में हम करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, शिक्षा में अनुसंधान की मुख्य भूमिका क्या है। किसमें पूछा है, मेन रोल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, एजुकेशन में शिक्षा अनुसंधान की क्या भूमिका है। किसी की नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, किसी की सामाजिक स्थिति या फिर किसी की सामाजिक स्थिति को उजागर करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी की व्यक्तिगत वृद्धि को बढ़ाने के लिए, या फिर एक प्रसिद्ध शिक्षाविद बनने के लिए, एक आवेदक की मदद करने के लिए। आप यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सोशल स्टेटस के लिए आप रिसर्च करते हो, या फिर जॉब पर्सपेक्टिव होता है कि आपको जॉब प्राप्त करनी है, या फिर आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए आप रिसर्च करते हो, या फिर आप परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरते हैं, या फिर शिक्षाविद बनने के लिए आप PhD करते हो। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, कि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद बनने के लिए, एक आवेदक की मदद करने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्य भूमिका रहती है एक रिसर्च की, कि शिक्षा में एक प्रसिद्ध शिक्षाविद बनने में एक आवेदक की मदद करने के लिए। करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखो क्वेश्चन नंबर 4 की, कि शैक्षिक अनुसंधान को शैक्षिक अभ्यास की समीक्षा और सुधार के लिए आश्वासन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रसिद्ध शिक्षाविद बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाओं को गुणात्मक शोध में महत्वपूर्ण माना जाता है। गुणात्मक शोध क्या होता है, क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है उसको गुणात्मक शोध कहा जाता है। ठीक है, जिसमें किसी के गुण के बारे में बात की जाती है कि इस इंसान में ये गुण है, इस चीज़ में ये गुण है, इसकी एजुकेशन में ये क्वालिटी है। तो जो क्वालिटी की बात की जाती है वो गुणात्मक शोध में शामिल की जाती है। यहाँ पे मानकीकृत अनुसंधान उपकरण की मदद को डेटा एकत्रित करना, संभाव्यता नमूना तकनीकों के साथ डिज़ाइन नमूना, या फिर नीचे ऊपर अनुभवजन्य साक्ष्य के साथ डेटा एकत्रित करना, या फिर शीर्ष डाउन योजनाबद्ध साक्ष्य के रूप में साक्ष्य के साथ डाटा एकत्रित करना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन फिर से देखिए कि सुविधाओं को गुणात्मक शोध में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कैसे माना जाता है, नीचे से ऊपर अनुभवजन्य साक्ष्य के साथ डेटा एकत्रित करना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे कि गुणात्मक शोध में हम एक अपरिवर्तनीय पद्धति का उपयोग करते हैं, ठीक है, जो विशेष रूप से सामान्य रूप से होता है। दूसरे शब्दों में हम नीचे से समाज का अध्ययन करते हैं, फिर सिद्धांत बनाने के लिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्या चलती है, नीचे से ऊपर की ओर की प्रोसेस है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं कि समाज में लोग कैसे कैसे रहते हैं, कौन कौन से लोगों में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। फिर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, फिर हम प्रिंसिपल्स जनरेट करते हैं। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सबसे पहले हम थ्योरी बनाएंगे, थ्योरी बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, जो थ्योरी नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, उदाहरण वगैरह के माध्यम से हम समझेंगे चीज़ों को, फिर यहाँ पे थ्योरी जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यादृच्छिक नमूना कैसे उपयोगी है, यथोचित सटीक के लिए, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के लिए, या फिर से मुक्त डेटा संग्रह के लिए, या फिर की एक आर्थिक विधि, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चंस की ओर। जो क्वेश्चन पढ़ो आप दोनों लैंग्वेज मैच करके पढ़ना, ठीक है। कभी कभी इंग्लिश वाले और हिंदी वाले बोथ लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना। कभी कभी जो ट्रांसलेटर होते हैं वहाँ से भी गलत आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, आर्थिक विधि। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आपके जो ऑप्शन है यहाँ पे सही होंगे। यहाँ पे देखो, यथोचित सटीक, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है, और मुक्त डेटा संग्रह, या फिर आर्थिक विधि, उपरोक्त सभी आपके डी ऑप्शन सही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। एक शोध प्रभावी मध्य दिवसीय भोजन हस्तक्षेप के संगठन के लिए संभावित कारकों के परिणाम का पता लगाने का इरादा रखता है। इस अध्ययन के लिए कौन सी शोध विधि सबसे उपयुक्त होगी, वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि, पूर्व पोस्ट फैक्टो विधि, या फिर प्रायोगिक विधि। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्व पोस्ट फैक्टो विधि। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, स्पष्टीकरण में देखिए इसका पूर्व पोस्ट फैक्टो विधि का, कि मुख्य रूप से पूर्व पोस्ट फैक्टो विधि में गुणों वाले मौजूदा समूह की तुलना कुछ आश्रित चर पर की जाती है। इसे इस तथ्य के लिए अर्ध प्रयोगात्मक भी कहा जाता है कि विषयों को यादृच्छिक रूप से असाइन करने के बजाय उन्हें एक विशेष विशेषता या विशेषता के आधार पर समूहीकृत किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शिक्षण पर शोध का जनक कहा जाता है। शिक्षण पर जो शोध है इसका जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, द फादर ऑफ रिसर्च ऑन टीचिंग में किसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन, NL गेज इसका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिक्षा में अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन इज़ टू, किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में वृद्धि करना, किसी व्यक्ति की नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाए, या फिर किसी व्यक्ति के
व्यक्तिगत विकास में सहायता करना या फिर उम्मीदवार को एक प्रख्यात शिक्षा बनने में मदद करे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन, उम्मीदवार को एक प्रख्यात शिक्षा बनने में मदद करे। ठीक है, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, एक छोटे से हिस्से पर की गई टिप्पणियों के आधार पर पूरी आबादी के बारे में अनुमान लगाना क्या कहलाता है। इससे क्या तात्पर्य है कि आप छोटे से हिस्से की टिप्पणियों से पूरी आबादी का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ अनुमान, अनुमान, छंदानुमान, निगमनात्मक अनुमान या फिर आगमनात्मक अनुमान। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे हो जाएगा आगमनात्मक अनुमान, इंडक्टिव इन्फेरेंस। करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नमूनाकरण लाभप्रद है क्योंकि यह, तो नमूनाकरण जो है सैम्पलिंग, इसका एडवांटेज क्या है, ये पूछा गया है कि समय की बचत है, पूंजी बचत में मदद करता है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर सटीकता बढ़ाए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 11 नंबर का सी ऑप्शन, समय की बचत करता है एक तो, और दूसरा है कि पूंजी बचत में भी मदद करता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यादृच्छिक नमूनाकरण सहायक है क्योंकि यह यथोचित सटीक है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त है, या फिर डेटा संग्रह की एक किफ़ायती विधि है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यादृच्छिक नमूनाकरण सहायक है, तो यादृच्छिक जो नमूनाकरण है ये आपके यथोचित सटीक है। ठीक है, और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से भी मुक्त है, बिल्कुल ये भी सही है, और डेटा संग्रहण की एक किफ़ायती विधि भी है, बिल्कुल ये भी सही है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपके सही हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में क्लास का फीडबैक जरूर से प्रोवाइड करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि टिपिट तालिका को संदर्भित करती है। जो टिपिट टेबल है वो किसको रेफर्स करती है। ठीक है, रेफर्स टू यादृच्छिक अंकों की तालिका, नमूनाकरण विधि में प्रयुक्त तालिका, या फिर सांख्यिकीय जांच में प्रयुक्त तालिका। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम कम मिल रहा है तो वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, और बाईलिंगुअल आप क्लास देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझने में आएगा। हिंदी लैंग्वेज कभी कभी थोड़ा सा टफ लैंग्वेज आ रही है क्योंकि ये मैंने ट्रांसलेटर का यूज़ किया था। जो त्रुटि 1 होती है, टाइप 1 एरर होती है, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइप 1 एरर एक्चुअल में पूछा यहाँ पे ऐसे गया है कि टाइप 1 एरर की जो एक्सप्लेनेशन होती है, अब किस प्रकार से टाइप 1 एरर को डिफाइन करेंगे कि शून्य परिकल्पना सत्य होते हुए भी अस्वीकार की जाती है, क्या टाइप 1 एरर है। शून्य परिकल्पना मिथ्या होते हुए भी स्वीकार की जाती है, क्या टाइप 1 एरर है। या फिर दोनों शून्य परिकल्पनाओं के साथ साथ वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा टाइप 1 एरर के लिए कि शून्य परिकल्पना सत्य है लेकिन उसको क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होगी, टाइप 1 एरर होगी। लेकिन टाइप 2 एरर किसे कहते हैं कि शून्य परिकल्पना असत्य है लेकिन उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो वहाँ पर टाइप 2 एरर होता है। और टाइप 1 एरर क्या होता है कि शून्य परिकल्पना सत्य है लेकिन उसको अस्वीकार कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे कि सत्य होते हुए भी उसको अस्वीकार कर दिया गया। तो यहाँ पे टाइप 1 एरर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। आज की क्लास के आपके हाफ क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि क्या परिमित आकार वाली जनसंख्या के लिए पसंदीदा नमूनाकरण विधि है, व्यवस्थित नमूनाकरण, उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण, या फिर क्लस्टर नमूनाकरण, या फिर क्षेत्र का नमूना। तो क्या पूछा गया है, परिमित आकार वाली जनसंख्या के लिए पसंदीदा नमूना विधि।
पसंदीदा नमूना विधि कौन सी होती है? फाइनाइट साइज की जो विधि होती है उसके बारे में पूछा गया कि पॉपुलेशन आपकी फाइनाइट है, ठीक है, और आपके लिए जो है पसंदीदा जो नमूना विधि है वो कौन सी है? व्यवस्थित नमूनाकरण है, या फिर उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण है, या फिर क्लस्टर नमूनाकरण है, या फिर क्षेत्र का नमूना है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, व्यवस्थित नमूनाकरण। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका आप देखिए, इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिकम द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर ट्रू विथ रिगार्ड टू द स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। इसमें हिंदी में देखिए कि अनुसंधान एवं विकास देश के विकास का सूचकांक बन जाता है। इस कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास और अनुसंधान के बारे में आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट ऑल ऑफ द अबव का है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका स्टेटमेंट कौन सा सही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिकम द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर ट्रू विथ रिगार्ड्स टू दिस स्टेटमेंट की बिकॉज R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट टारगेट द ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या ह्यूमन डेवलपमेंट को टारगेट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट? क्या स्टेटमेंट सही है? या फिर बिकॉज R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपुल इन ए कंट्री, क्या ये सही है? या फिर बिकॉज R&D रिफ्लेक्ट द ट्रू इकोनॉमी एंड सोशल कंडीशंस प्रिविलिंग इन ए कंट्री, तो क्या ये सही है? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपके दिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपके कौन से स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट आपका सेट होता है यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। ये तीनों आपके सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट को टारगेट करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपुल इन ए कंट्री, बिल्कुल इसको भी इम्प्रूव करता है। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन प्रिविलिंग इन ए कंट्री, बिल्कुल इसको भी रिफ्लेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट लेखन का एक आवश्यक तत्व नहीं है? रिपोर्ट लेखन जो होती है आपकी रिसर्च की लास्ट स्टेप होती है। यहाँ पे आपने जो रिसर्च किया है उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी होती है कि आपका रिसर्च का जो रिपोर्ट है वो क्या तैयार हुआ है, ठीक है, रिपोर्ट आपकी कैसी है। अगर इन फ्यूचर अगर कोई रिसर्चर है वो रिसर्च कर रहा है, ठीक, अपने रिसर्च वर्क के दौरान आपकी रिसर्च देखता है तो वो सबसे पहले देखेगा कि इस रिसर्च की रिपोर्ट जो है, ठीक है, रिपोर्ट है वो कैसी बनी है। क्या रिसर्च रिपोर्ट आपकी जो है वो आपकी रिसर्च की गई रिसर्च के अकॉर्डिंग है, ठीक है, उसको इफ़ेक्टिव लगती है, तब वो अपने रिसर्च में उसके डाटा शामिल करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी है कि रिपोर्ट आपकी अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग होने से बढ़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट लेखन का एक आवश्यक तत्व नहीं है? नोट पूछा है, अनुसंधान पद्धति, संदर्भ, निष्कर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का होगा इनमें से कोई नहीं। आपके सभी आपके अनुसंधान पद्धति भी आपकी रिपोर्ट के लिए आवश्यक है, संदर्भ जो रेफरेंस होता है ये भी आवश्यक है, और जो कंक्लूजन होता है वो भी आवश्यक होता है, निष्कर्ष जिसको बोलते हैं। तो ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि परीक्षण परिकल्पना एक है, अनुमानित आंकड़े, वर्णनात्मक आंकड़े या फिर डेटा तैयार या फिर डेटा विश्लेषण। तो क्या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज ए इन्फीरियर स्टैटिस्टिक्स या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या फिर डाटा प्रिपरेशन या फिर डाटा एनालिसिस? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन, अनुमानित आंकड़े। करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में आपको यस और नो बताना है कि क्या अन्वेषण जांच के लिए प्रोजेक्टिव तकनीक लागू करना संभव है, हाँ या फिर नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में हाँ, बिल्कुल आप प्रोजेक्टिव जो तकनीक है उसको लागू कर सकते हैं अन्वेषण जांच के दौरान। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुसंधान करने का उद्देश्य क्या है? समाधान है या फिर
टू फाइंड द सॉल्यूशन, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर दोनों में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, टू फाइंड द सॉल्यूशन, या फिर बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी करेक्ट है। कि आप जो अनुसंधान करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। दोनों ऑप्शन आपके ए और बी सही है। अनुसंधान का उद्देश्य होता है कि आपको प्रॉब्लम का पता लगाना है और फिर उस प्रॉब्लम का समाधान करना है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गुणात्मक डेटा एकत्रित करने के लिए कौन सी विधि लागू हो सकती है? कलाकृतियों वाली, दृश्य, या फिर लोग, पीपुल, या फिर मीडिया उत्पाद जैसे पाठ, दृश्य और संवेदी। ठीक है, मीडिया प्रोडक्ट जैसे टेक्सचुअल, विजुअल एंड सेंसरी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 21 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इन सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गुणात्मक डेटा एकत्रित करने के लिए कौन सी विधि लागू हो सकती है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपकी तीनों विधियाँ यहाँ पे लागू होंगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गैर संभाव्यता नमूनाकरण है? स्नोबॉल, यादृच्छिक, क्लस्टर और स्थिरीकृत। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गैर संभाव्यता नमूनाकरण आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22 का ए ऑप्शन, स्नोबॉल आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि समूह साक्षात्कार में एक साक्षात्कार, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि समूह साक्षात्कार के बारे में आपको बताना है। इन ग्रुप इंटरव्यू देयर आर। ठीक है, समूह साक्षात्कार के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है कि समूह साक्षात्कार होता कैसे है, इसकी परिभाषा क्या होगी। एक साक्षात्कार और एक साक्षात्कारकर्ता। क्या समूह साक्षात्कार में ओनली दो लोग होते हैं जिसमें एक साक्षात्कारकर्ता होता है और एक साक्षात्कार होता है? ठीक है, और एक साक्षात्कारकर्ता होता है। एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता और एक साक्षात्कारकर्ता होता है, या फिर एक साक्षात्कारकर्ता होता है और एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता होते हैं। ठीक है, या फिर एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता और एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगी, आपको लग रहे होंगे सारे ऑप्शन सेम है, बिल्कुल सारे ऑप्शन सेम नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23 का सी ऑप्शन। एक साक्षात्कारकर्ता और एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता होते हैं। इसमें समूह साक्षात्कार में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं जो समूह में मिलके इंटरव्यू करते हैं। ठीक है, एक साक्षात्कार लेने वाला होता है, बहुत सारे वहाँ पे इंटरव्यू देने वाले होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये होता है कि जैसे हम कोई इंटरव्यू ले रहा है अपना, ठीक है, तो हम ग्रुप में बैठे हैं और वो भी ग्रुप में बैठे हैं। इंटरव्यू लेने वाले 4 हो गए और इंटरव्यू देने वाले 4 हो गए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। समूह साक्षात्कार यही होता है कि समूह में मिलके 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलके, जो उन व्यक्तियों को मिला के एक समूह बनाया जाता है। और उसी प्रकार से हम साक्षात्कार से कह सकते हैं कि समूह साक्षात्कार वह है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर साक्षात्कार लेते हैं। और साक्षात्कार देने वाले भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि साक्षात्कार लेने वाले ज़्यादा हों और साक्षात्कार देने वाला एक पर्सन हो, तो वो भी समूह साक्षात्कार आपका हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 23 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार अवलोकन से जुड़ा हुआ है? कौन सा व्यवहार आपका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? गैर मौखिक विश्लेषण, भाषाई विश्लेषण, स्थानिक विश्लेषण, या फिर इन सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, इन सभी। क्वेश्चन क्या था कि व्यवहार अवलोकन से जुड़ा हुआ है। गैर मौखिक विश्लेषण, भाषाई विश्लेषण, स्थानिक विश्लेषण, इन सभी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विभिन्न गुणात्मक विधियों में को मात्रात्मक विधियों के साथ एकजुट करना कहा जा सकता है। एकजुट होना, त्रिकोणासन, या फिर द्विदलीय, या फिर भावहीन। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, त्रिकोणासन
बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मल्टी स्टेज जो सैम्पलिंग है वो क्या है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज ए संभाव्य नमूनाकरण या फिर गैर संभाव्य नमूनाकरण। तो मल्टी स्टेज जो सैम्पलिंग होती है ये आपकी होती है संभाव्य नमूनाकरण। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इसको शामिल किया जाता है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग किस में आती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक पार्ट है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन की परिकल्पना है। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछी गई है कि परिकल्पना क्या है। तो परिकल्पना क्या मौजूदा साहित्य से निकाला गया निष्कर्ष है, डेटा की व्याख्या है, या फिर चर है, या फिर चरों के बीच संबंध है, या फिर धारणाओं की तुलना है। कंपैरिजन ऑफ अजम्पशन या फिर रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, या फिर कंक्लूजन ड्रॉ फॉर एग्जाइटिंग लिटरेचर। तो परिकल्पना जो क्या है ये है डेटा की व्याख्या। ठीक है, क्या है, डेटा की व्याख्या है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा आ गए। हाँ बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में चरों का हेरफेर और नियंत्रण और नमूने का यादृच्छिकरण बुनियादी आवश्यकता में से है। पूर्वव्यापी अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, केस स्टडी, या फिर प्रायोगिक अनुसंधान। तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रायोगिक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में चरों का हेरफेर और नियंत्रण नमूने का यादृच्छिकरण बुनियादी आवश्यकता में से है। तो ये प्रायोगिक अनुसंधान आपका हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है। किसके बारे में, क्वालिटेटिव रिसर्च की जो आपकी जो फीचर्स हैं ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। प्रत्यक्षवादी धारणाओं को डेटा विश्लेषण से बचाता है, पहले से मौजूद श्रेणियों की सहायता ले, या फिर आंकड़ों को संख्यात्मक रूप से एकत्रित करता है, या फिर डेटा विश्लेषण की अनुभवजन्य पद्धति का उपयोग करता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि प्रत्यक्षवादी धारणाओं को डेटा विश्लेषण से बचाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 29 नंबर का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा कि प्रत्यक्षवादी धारणाओं को डेटा विश्लेषण से बचाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुभवजन्य शोधों में निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। अपरिवर्तनीय विधि, कटौतीत्मक विधि, या फिर पहल विधि, या फिर वैज्ञानिक विधि। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें आपकी हिंदी जो ट्रांसलेट की गई है ऑप्शंस की वो थोड़ा सा गलत हो गई है। तो यहाँ पे देखिए आप कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथडोलॉजी इज बीइंग यूज्ड टू एम्पिरिकल रिसर्च, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, और इनेटेटिव मेथड, या फिर साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक विधि आपकी क्या है, अनुभवजन्य शोधों में जो विधि काम में ली जाती है वो आपकी वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड को काम में लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन PDF आपको इसलिए प्रोवाइड करवाई जाती है कि आप रिवीजन के टाइम उसको यूज कर सके। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपको PDF हेल्प करती है कि आप साइड में अपने PDF के क्वेश्चंस टिक करते रहें, और यहाँ पे वीडियो खुद से भी अगर कभी प्रैक्टिस में काम में लें तो आप PDF से आराम से
कर लें। तो PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी अगर आप कमेंट करते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे आके मैसेज करते हो। ऐसे मैं PDF क्वेरी पे ही देती हूँ, ऐसे PDF मैं सेंड नहीं करती। तो आप PDF के लिए या तो कमेंट करना या फिर टेलीग्राम चैनल पे आके मैसेज डाल देना कि हमें PDF की नीड है, ठीक है। तो आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिनका उत्तराखंड जो PhD कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसके लिए सिनॉप्सिस आपको जल्दी मिल जाएगी। एक तो फॉर्मेट भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में, बोथ लैंग्वेज में आपको सिनॉप्सिस का फॉर्मेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और आपकी जो आपको सिनॉप्सिस खुद से कैसे प्रिपेयर करनी है, PhD में आपका कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के हैं, तो सारे डाउट्स आपको उस वीडियो में क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।